हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो पहले मैंने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स चैप्टर से। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट चैप्टर के। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा सकती हूँ जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो तो एकदम प्रिपेयर करके जाना है, उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके फुल एंड फुल मार्क्स आएँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें मैं आपको अभी तो टॉप 15 क्वेश्चंस दूँगी हर चैप्टर से, मतलब इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, सब चैप्टर का आपको टॉप 15 क्वेश्चंस मिलेगा। बट फिर धीरे धीरे मैं इस टॉप 15 को फिर मैं बढ़ा के टॉप 25 भी कर दूंगी अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो, मतलब आपको मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका, आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे तो ये जो होंगे वो प्रीवियस से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। और डेवलपमेंट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में और किस तरीके से बन रहे हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, इसके हमें एक टेबल दिया हुआ है और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और HDI से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ के एकदम रट के जाना है। तो यहाँ पे टेबल में क्या है, यहाँ पे आपको कंट्री का नाम दिया है और साइड में आपको HDI रैंक दी हुई है वर्ल्ड के में, ठीक है। ये इंडेक्सेस होते हैं जो आपके सालों में मतलब करवाए जाते हैं, एक रैंक दी जाती है सारी कंट्रीज़ को। तो पहला कंट्री है हमारा इंडिया जिसकी रैंक है 130, म्यांमार की है 148, नेपाल की है 149, पाकिस्तान की है 150। अब इस क्वेश्चन में बहुत से लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, आपको इंडिया की रैंक 130 मिल रही है, ठीक है, 130, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का 150 दिख रहा है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि जो 150 नंबर है वो हमारा सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो पक्का यही वाला रैंक जो होगा जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाईएस्ट पूछा है तो वो क्या करते हैं 150 देख के पाकिस्तान वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। आपको ये समझना होगा कि इसमें हमें सॉल्व किस तरीके से करना है, हमें कैसे इस क्वेश्चन को देखना है। अच्छा आप ये बताओ कि 1 नंबर टॉप रैंक का होता है या 2 नंबर टॉप रैंक का होता है। अगर कोई बच्चा नंबर 1 पे आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इसने रैंक 1 स्कोर की है, और कोई 2 पे आता है तो हम उसको 1 के नीचे मानते हैं ना, कि 1 टॉप नंबर है, 2 उसके बाद आता है, फिर 3 इसके बाद। तो अगर ये 3 है तो बच्चे क्या करते हैं, ये 3 समझ के ज़्यादा नंबर ना समझ लीजिए आप। क्या कोई बच्चा अगर 3 स्कोर करता है तो क्या उसने ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं? नहीं, जो बच्चा 1 स्कोर करता है उसने ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो आपको यही देखना होगा कि कौन सा नंबर सबसे कम है, यानी कि किस कंट्री को कौन सा रैंक मिला है, आपको ये देखा जा रहा है। तो इंडिया को मिला है 130 रैंक, यानी कि ये 1 के पास में है ना। 130 के बाद आपको देखो 148 है, फिर 149 है, फिर 150 है। तो ये तो 1 से दूर चला जा रहा है, यानी कि 1 से बहुत दूर जा रहा है और इसका रैंक बहुत ही नीचे है। अगर कोई रैंक 1 ला रहा है तो वो टॉप में आया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा इंडिया, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये ऑप्शंस में इन्होंने ऊपर नीचे कर रखा था, लेकिन ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है, यानी कि इंडिया पे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का, जो कि इस चैप्टर से 2025 में पूछा गया था। Recent evidence suggests that overuse of groundwater is becoming a serious threat in many parts of the country. Evaluate the statement in the context of sustainability of development. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अब इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे आंसर है आपका सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट that should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generations. सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का जो टॉपिक है आपको पढ़ के जाना है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज का हमको यूज़ करना है डेवलपमेंट के लिए जिससे वो रिसोर्सेज ज़्यादा ओवर यूज़ ना हों और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज बच जाएं, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना हो रिसोर्सेज का। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर का यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ग्राउंड वाटर का जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में कर रहे हैं, इरिगेशन में कर रहे हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, इरिगेशन में ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, और से बहुत सारे फैक्ट्रीज यूज़ करती है ग्राउंड वाटर का यूज़। तो इन सभी यूज़ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर जो एक हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो एक्सप्लॉइट होते जा रहा है, यानी कि वो ख़त्म होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। तो वही हमें बताया गया है कि जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए ही हमें कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करना है और उसका डेवलपमेंट करना है। इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर क्या है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होते रहते हैं। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज या टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो ये रिसोर्सेज जो होती है वो नेचर के द्वारा बनती है और ये एक साइकिल चलता है। वो बनती है, हम यूज़ करते हैं, वो फिर ख़त्म होता है, वो फिर बनती है, हम फिर यूज़ करते हैं, फिर ख़त्म होता है, फिर बनती है। तो ये एक साइकिल की तरह ये चलते आता है। लेकिन कितनी देर तक ये साइकिल चल सकता है, कभी तो ख़त्म होगा ना। नेचर कितनी बार बना सकती है कोई चीज़ को, नेचर का भी रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। तो दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय नेचर। नेचर के द्वारा ये रिसोर्सेज बनी जा रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसका ओवर यूज़ कर दें। थर्ड पॉइंट क्या है, तो ओवर यूज ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्री ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन कैन डिप्लीट ग्राउंड वाटर लेवल। अगर हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, तो वो पानी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, ऑफकोर्स ख़त्म होगी। अ लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज एंड रेगुलेशन कैन लीड टू अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज़। कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिससे हमें ये बताया जा सके कि जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्स है उसको हम लोग कितने लिमिट तक यूज़ कर सकें। एक रूल्स एंड रेगुलेशन से लाना पड़ेगा ना कि आप इस रिसोर्स को इतने हद तक ही यूज़ कर सकते हो। फिर about 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। पिछले 20 सालों में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स, 300 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 300 जिले में ये पाया गया है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो 4 मीटर से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फिर नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग दियर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। आप ग्राउंड वाटर जो रिजर्व्स है उसको 1/3 ऑफ द कंट्री क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using these resources continues। अगले आने वाले 25 सालों में लगभग 100 में से 60% तक की जो कंट्री हैं वो यही करेंगी अगर हमने रिसोर्सेज को इसी तरह से यूज़ करते गए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 5 मार्क्स का और ये भी 2025 में पूछा गया। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही साल में। द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल मे डिफर, इवेल्यूएट द स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आपको पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ के जाओ लेकिन ये टॉपिक कतई मत छोड़ना, ये आपको पूछा ही पूछा जाएगा। इसका आंसर मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पॉइंट्स के साथ। आपको पॉइंट्स में आंसर देने हैं। अगर आप पॉइंट्स में आंसर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा पढ़ने वाला है और बच्चे को बहुत कुछ आता है। अगर आप पॉइंट्स में आंसर नहीं देते हो तो वो समझता है कि बच्चा ऐसे जैसे कुछ भी लिख के चला जा रहा है। तो आपको पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में आंसर देने, ठीक है।
आंसर क्या है? ईच वन ऑफ अस सीक्स डिफरेंट थिंग्स इन अ लाइफ। भाई हम, मेरी ज़रूरतें कुछ और है, तुम्हारी ज़रूरतें कुछ और है, तुम्हारे घर वालों की ज़रूरतें कुछ और है ना। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। लोग वही चीज़ देखेंगे ना जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, जैसे वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे इंपॉर्टेंट होगी माइक, एक फ़ोन, एक मार्कर की या किसी भी चीज़ की, तो तुम्हारे लिए भी तो कुछ वही इंपॉर्टेंट होगी ना। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, यही सब ना। विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स। भाई मेरी ज़रूरतें मुझे फुलफिल करनी है, तुम्हारी ज़रूरतें तुम फुलफिल करोगे। एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। एक ही समय पे अगर तुम दो आदमी को खड़े कर दो तो दोनों की चॉइसेस अलग होंगी। अगर तुम दो ग्रुप्स को खड़े कर दो उनकी भी चॉइसेस अलग होंगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि एक थॉट पे कभी भी राजी ना होना, दोनों की सोच अलग अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक लड़की क्या चाहती है? भाई उसको भी उतनी फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिल रही है ना। बहुत सी लड़कियां भी यही सोचती हैं कि भाई मेरे भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है, मेरा भाई दिन भर आवारागर्दी करता है, मैं भी करूँ, ज़रूरत है क्या आवारागर्दी करने की? नहीं ना, उसको करना है, करने दो, भाड़ में जाए वो। तुम्हें अपने पढ़ने से मतलब है, पढ़ लिख लो, अब कुछ कर जाओ, तुम अपने आप कुछ ना कुछ कर लोगी, है कि नहीं। तो तुमको अभी फ्रीडम की ज़रूरत होती है लड़कियों को। लड़कियां यही सोचती हैं मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम अलग तरीके से देखो ना, भी तुमको कुछ पढ़ने दिया जा रहा है, वही बड़ी फ्रीडम है। लड़कों को तो घर में अंदर रख लेना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटीज एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड। अगर लड़कियों को घर के कामों में इंक्लूड कर रही हैं उनकी मम्मी, जैसे मम्मी बोलती है बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो भाई लड़कों को भी इंक्लूड करो। लड़कों को क्यों नहीं कर रहे हो इंक्लूड? क्योंकि वो लड़का है। तो ये चीज़ें जो है ये देखना पड़ेगा। अगर लड़कियों को पढ़ाई, लड़की भी पढ़ाई कर रही है, लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, लड़की को काम में लगवा रहे हो तो लड़के को भी काम में लगवाओ। अगर लड़का काम ना करके बाहर घूम रहा है तो लड़की को भी घूमने दो, लड़कियों को भी एंजॉय करने दो। बात ये है। What may be the development for one may not be the development of others। अगर जो डेवलपमेंट किसी एक के लिए है तो वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। अभी आप करंट सिचुएशन देख लो ना, हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी जो हमारी मोदी जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो अगर कोई एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट कर रही है तो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो चीज़ सही है, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो गलत है। अब वो हर किसी का, भाई 140 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है, तो वो सबके लिए तो एक चीज़ सही नहीं हो सकती ना। अगर वो किसी एक फील्ड में ग्रोथ कर रहे हैं, किसी एक सेक्टर में अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज का यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया किसी और को भी अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडस्ट्रियलिस्ट में वॉन्ट मोर डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट फॉर द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड माइट रिसेंट दिस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होते हैं? जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत सारे डैम्स की ज़रूरत होती है, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी आप देखते होगे घर की बिजली काट दी जाती है, लेकिन क्यों काट दी जाती है? ज़बरदस्ती काट दी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बिजली की ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये लोग घर की बिजलियाँ काट देते हैं और इंडस्ट्री में ज़्यादा बिजली का दे देते हैं सप्लाई। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस होती है, इसलिए वो ज़्यादातर डैम्स बनवाते हैं। फॉर द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड माइट रिसेंट दिस। लेकिन डैम बनाने के लिए क्या होता है, वहाँ उस जगह पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे डैम बनेगा, आपको हम इतने अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, आप ये जगह छोड़ के कहीं और सेटल हो जाओ। अरे वो क्यों जाएंगे? अगर वहाँ पे अब वो इतने सालों से सरवाइव कर रहे हैं, कितनी कुछ सेटलमेंट कर ली होंगी, कहीं दूसरी जगह तुमको माइग्रेट कर दिया जाए तो थोड़ी ना कुछ वो बात होती है। नहीं हो पाएंगे ना वो लोग माइग्रेट इतनी दूर जगह। अचानक से बोल दिया जाए भाई अब तुमको 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हट जाना। भाई उनके बच्चे कहीं स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे जॉब कर रहे होंगे, तो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई भी आप इसमें एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, इसमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, या आपके मन में कोई भी पॉइंट आए तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। फिर है, अब देखो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखना 2024 के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली। 2024 का क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, फैमिली मेंबर्स की इनकम दी हुई है, ठीक है। मदर कमा रही है कितना, 50,000, फादर कमा रहे हैं 40,000, डॉटर कमा रही है 20,000 और बेटा कमा रहा है 20,000। तो अब हमसे क्या पूछा है, एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली वुड बी। एवरेज इनकम क्या होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। तो अभी पहले वो देखते हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मम्मी की है क्या है, 50,000 है,
ठीक है, इन सबका जो है वो सबको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या करना, इनका ऐड करो प्लस कर दो, इन सभी का जो अमाउंट है उसको ऐड करो, कितना आएगा, जितना आएगा तो उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्यों, क्योंकि हमें 4 नाम दिए, मदर फादर डॉटर सन, 4 लोगों की सैलरी है, 4 से डिवाइड करोगे जितना आपका अमाउंट ऐड करने के बाद आया, और जो आया वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका 3200, सॉरी यहाँ पे क्या आंसर है, 32,500। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, बिना सॉल्व किए यहाँ से जाना मत, इसको पहले सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिखो। मैंने बता दिया, स्टिल आपको लिख के जाना है। क्यों, क्योंकि यार ये लोग क्या करते हैं, आप लोग पेन उठाना ही नहीं जानते हो, पेन नहीं उठाओगे भाई कैसे काम चलेगा, आपको वहाँ पे जाके लिखना ही तो है। तो आप काम करो इसको और मेरे को कमेंट में बता के जाओ। इसका देखना, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, आंसर नंबर सी, और किस तरह से आपको पूरा लिखना है, 50,000 प्लस में कितना आया, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आपका टारगेट है आज का। अब है क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following indices is given priority by the World Bank with respect to development? डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में किस चीज़ को, यहाँ पे किस इंडिसेस को दी हुई है प्रायोरिटी, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। याद होगा अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ था पहलगाम में, ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान जब भिखारी बन गया था तो इसको वर्ल्ड बैंक ने ही क्या दिया था, मनी दिया था ताकि वो इंडिया पे हमला कर सके। ठीक है, यही वर्ल्ड बैंक है ये। तो ये गिवन प्रायोरिटी किस चीज़ का प्रायोरिटी देता है, पर कैपिटा इनकम का। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम पर कैपिटा इनकम से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड MCQ नहीं है, ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है। हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखा, मैंने कहा था ना, सस्टेनेबिलिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डेवलपमेंट से, चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट है तो भाई उसी से पूछे जाएंगे ना। और सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, ये भी 2024 में आपसे पूछा गया था। तो अब इसमें देखो क्या है, सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी किस लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इट रिजल्ट इन प्रोटेक्टिंग द पीपल अगेंस्ट पॉल्यूशन, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। ये पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं भाई, किससे बचाते हैं, पॉल्यूशन से, ताकि उनकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। इसलिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। कंजर्विंग द इन्वायरमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई इन्वायरमेंट को बचा कर रखो, जिससे हम डेवलपमेंट कर सकें, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन अभी मजाल है, अभी आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलोगे, आपको 10 कूड़े इधर उधर फेंके हुए मिल जाएंगे। तो क्या ये प्लास्टिक्स आपको इधर उधर मिल जाएंगे, क्या ये हार्मफुल नहीं है, क्या इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपको ये अपने अंदर ही दृढ़ निश्चय, आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ एक्शन में लाना चाहिए ना। प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़, आप जूट बैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, प्लास्टिक को अवॉइड करो, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर क्या है, डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन्ड इन एनी इकोनॉमी बाय यूजिंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ग्राउंड वाटर, विंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी। डेवलपमेंट जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो सकता है, रेन्यू हो सकता है, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी का, रेन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई। लेकिन मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए एक टॉपिक बताई थी कि भाई रिसोर्सेज तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। राजस्थान में इतनी ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज है विंड एनर्जी के लिए, सोलार एनर्जी के लिए, लेकिन क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, नहीं है ना। तो इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाती है कभी कभी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी आपको पहले क्वेश्चन में पता चल गया था, दीज रिसोर्सेज आर रेप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ये जो रिसोर्सेज हैं रेप्लेनिश कर जाती है नेचर की वजह से, इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। अगर बात आए अनाजों की, पौधों की, तो वो क्या करती हैं, आप किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसी ज़मीन पे वो लोग बार बार ऐसे वे में खेती करते हैं ताकि उनकी जो ज़मीन है वो बंजर ना बन जाए और नेचर नुकसानदायक ना हो जाए। वो उसी ज़मीन पे सोचो ना क्या क्या उगा लेते हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, कुछ भी उगा लेते हैं वो लोग। However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource.
अगर ग्राउंड वाटर का यूज़ हम लोग हद से ज़्यादा कर जाएं, जैसे कि नेचर ने एक अमाउंट में ग्राउंड वाटर बनाया और हम लोग उसका यूज़ उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो नेचर तो अपने अकॉर्डिंग ही ग्राउंड वाटर बनाएगा ना, उससे ज़्यादा तो बनाएगा नहीं कि नहीं है भाई यहाँ पृथ्वी के लोग इतने अच्छे हैं तो हम लोग ज़्यादा ग्राउंड वाटर बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड वाटर जो बनता है, नेचर जो रेन्यू करता है वो अपने अकॉर्डिंग ही करता है। फिर क्या है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो कि कुछ यूज़ के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया, आप जाके वीडियो देख लो। We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. Over uses of resources need to be checked. ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कंजर्व करके रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन आए उसका सत्यानाश कर दे, नहीं, ताकि उसको अच्छे से रेप्लेनिश करे। फ्यूचर जनरेशन आप ही लोग, तो फ्यूचर जनरेशन क्या करे, उसको अच्छे से संजोए, अच्छे से डेवलपमेंट में यूज़ लाए, उसको भी, वो लोग भी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, आप लोग अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखो। We to discover new resources that we did not know earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get depleted used. मतलब हमें हर दिन देखा जाए तो कुछ ना कुछ नई रिसोर्सेज मिलती रहती हैं, तो क्या उनको भी ख़त्म कर दोगे? नहीं, ख़त्म नहीं करना है, हमें बचा के रखना है और उनको सही यूज़ करके उनको डेवलपमेंट का यूज़ करना है। अब MCQs टाइप आपको फिर से दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट डेवलपमेंट, यहाँ पे ये टॉपिक है ना आपका, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करती है, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इकोनॉमिक एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेंगे MCQ। यहाँ पे देखो फिर से आपको एवरेज से रिलेटेड एक MCQ आया है। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। मान लो कि यहाँ पे लोकेलिटी में 4 फैमिली हैं, 4 परिवार हैं। इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली इज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, देन व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी। ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, आप लोग खुद करो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एवरेज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे 4 फैमिली की आपको दी हुई है इनकम, चारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 4 करो, आंसर क्या आता है वो कमेंट में बताना, बता कर जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बस बोल दिया, वीडियो देख लिया, बस स्किप कर दिया, बता के जाना है। फिर सेकंड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? क्या उन्हें बेटर वेजेस चाहिए, क्या उन्हें बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, या मोर आवर्स ऑफ वर्क चाहिए, या मोर लेबर वर्क चाहिए? क्या वो चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा काम करने के, मतलब मुझसे ज़्यादा काम करवाओ, या मुझसे ज़्यादा मेहनत करवाओ? क्या वो बेटर टेक्नोलॉजी चाहते हैं या वो बेटर वेजेस चाहते हैं ना? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वो बेटर वेजेस चाहते हैं। ये 2023 में पूछा गया है। अब देखो, फिर सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे भी आपको वही एवरेज ही पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अलग तरीके से पूछा गया है। कैसे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी लोकेलिटी में अगर जो फैमिली है उनकी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 है। आपको एवरेज पहले से ही निकाल के दे दिया गया है, आपको क्या करना है, जो एक फैमिली की इनकम है वो निकालनी है। यहाँ पे हमें 3 परिवार की इनकम दे दी, 6,000, 8,000, 14,000। चौथे फैमिली की इनकम क्या होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको यहाँ पे जो एवरेज आया आपका 10,000 है, 10,000, ठीक है, इक्वल्स टू में लगाना है। यहाँ पे लो लेट कर लो x, ठीक है, मैंने x को लेट कर लिया, जो हमको निकालना है। उसके बाद जो तीनों फैमिली की इनकम थी, ठीक है, 1 + 2 + 3 कर दे रही हूँ मैं, 1 + 2 + 3 कर दे रही हूँ। यहाँ पे आपको वही 6,000, 8,000 ये वाली सैलरी लिखनी है जो आपको सैलरी दी हुई है, डिवाइडेड बाई करना है 4, क्योंकि हमें 4 परिवारों की सैलरी दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, यहाँ पे लेके आओगी तो अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 40,000, क्या बन जाएगा, 40,000 हो जाएगा। एक तरफ हो जाएगा आपका 40,000, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू में x प्लस में 1 + 2 + 3, ठीक है। अब आप ये सॉल्व कर लोगे, आप यहाँ पे इन तीनों को आपको करना है प्लस, इन तीनों को क्या करना है, प्लस कर लोगे। फिर आपको 40,000 में से, ठीक है, माइनस कर देना, ये जो प्लस करके आया यहाँ पे इसको माइनस कर देना, और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, इसको सॉल्व करके अच्छे से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नीचे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब देखना महान लोग क्या करते हैं, इसमें मैचिंग करके चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा
ब्लर होगा तो आपको आराम से देखना, ब्राइटनेस फ़ोन की बढ़ा लेना। यहाँ पे आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया है, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें चूज़ करना है कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो पहला हमें दिया हुआ है कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में जो है क्या उसके जो आंसर है क्या सामने वाला वही आंसर है, ये हमें बता करना है। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं उन्हें क्या चाहिए? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, क्या वो ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा चाहते हैं। सेकंड क्या है? लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो बिना ज़मीन के रूरल लेबरर्स हैं वो क्या चाहते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड फैसिलिटीज़, भाई इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ की क्या ज़रूरत होगी। फिर आता है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे फार्मर्स जो कि सिर्फ बरसात पे डिपेंड करते हैं ताकि उनकी फसल उगे। वो हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स फॉर फार्मर्स, क्या वो ये चाहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर है? अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली क्या चाहती है? शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज अ ब्रदर, जैसा उसका ब्रदर फ्रीडम, जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिल रहा है, ब्रदर को फ्रीडम मिल रहा है, वैसे ही उसको भी फ्रीडम मिले। क्या वो यही चाहती है ना, या और कुछ चाहती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था? यहाँ पे आपको फाइंड करना था करेक्ट ऑप्शन। इसका ध्यान देना आप लोग अपने पेपर में। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है। आप लोग ध्यान देना, जो ऑप्शन गलत है उसी को फाइंड करना है। अब देखो कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस। यहाँ पे पहला क्या आ रहा है? लैंडलेस रूलर्स एंड लेबरर्स, इनको क्या चाहिए? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। फिर है हमारे प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, इनको क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। फिर है ऑप्शन नंबर 3, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स अश्योर्ड अ हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। ऑप्शन 3 गलत लग रहा है। फिर है अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, इसको क्या चाहिए? रेगुलर जॉब एंड हाई वेजेस टू इंक्रीज हर इनकम। हाँ भाई ऑप्शन डी तो सही है। तो क्या चाहिए इसको? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है? गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी गलत है ना। तो अब यही आंसर होगा इसका। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट में भी देखो आपसे क्या ही पूछा गया है। डिफरेंट 2023 में हम लोग चल रहे हैं अभी। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। भाई डिफरेंट लोग होंगे, उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होंगे, या इस आंसर को सपोर्ट करना है एग्जाम्पल के साथ में, वो भी वेरी शॉर्ट में। अब वेरी शॉर्ट में तुम लोग कहानी मत लिखने बैठ जाना। वेरी शॉर्ट आंसर्स में आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन लिखनी है। अगर आप छोटा छोटा लिखते हो तो 4 लाइन तक घुसेड़ देना। अगर आप 4 लाइन तक नहीं लिख सकते हो तो 2-3 लाइन इनफ है यार, उससे ज़्यादा मत लिखना। 1 लाइन में डेफिनेशन, 2 लाइन में एग्जाम्पल, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हाँ भाई हमको पता है, ये जो लाइन दी थी हमने वही उठा के लिख दी। ये आपका तरीका है आंसर बढ़ाने का। जो आपको स्टेटमेंट मिले वही स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिख दो। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अब देखो कोई ये वीडियो देख रहा होगा जो मस्त एसी में बैठ के अपने लैपटॉप में देख रहा होगा। कोई इस वीडियो को देख रहा होगा जो भाई हमारे चौकी बोलते हैं, तखत, ठीक है, तखत या चौकी, हम लोग चौकी बोलते हैं, चौकी पे जिसपे माँ या नानी की बनाए हुए बिछौने होते हैं उस पर बैठा होगा। कोई अपने 10,000 फ़ोन में देख रहा होगा तो कोई अपने 50,000 के फ़ोन में देख रहा होगा। भाई अपनी अपनी अलग अलग चीज़ है। कोई एसी में बैठा है, कोई पंखे में बैठा है, ठीक है, तो कोई छत पे बैठ के धूप में पढ़ रहा होगा, तो कोई अलग कहीं अच्छी जगह पे पढ़ रहा होगा, लाइट्स में पढ़ रहा होगा। भाई सबकी अपनी ज़रूरतें हैं। तो जो एसी में पढ़ रहा है उसे क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं, ज़्यादातर उसे भी बस चाहिए होगा अच्छे नंबर आ जाएं, पेरेंट्स खुश हो जाए। छोटा वाला क्या चाहता है? मतलब जो छोटे वाला तो मैं नहीं कहूँगी, सबसे बड़ा दिल तो उन्हीं का होता है जिनके पास कुछ नहीं होता। तो जो जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब जिनके पास ना एसी है, ना बड़ा महंगा फ़ोन है, ना डिवाइसेस है, वो क्या चाहेंगे कि भाई उनके पास ऐसे रिसोर्सेज आ जाए ना जिसका वो यूज़ कर सके, जिनसे वो और खुश हो सके, जो भी वो दिखा सके कि भाई दोस्त जो उनको नीचा दिखाते हैं, भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, वो उनको दिखा सके देख मेरे पास क्या क्या है। ऐसे ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल वो लोग यही चाहते होंगे ना, एक बेटर लाइफ चाहते होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड्स अलग हैं, दोनों की थिंकिंग्स अलग होती हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल था,
मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ फिलहाल। तो एक ऐसा एग्जांपल था, एक रिच बच्चे से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो बोला कि मैं बड़ा हो गया ऐसे कोडिंग वोडिंग करूँगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करूँगा। छोटे बच्चे से पूछा गया जो एक सरकारी स्कूल में जाता था जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मैं बड़ा होकर ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरा गाँव डेवलप हो एंड गाँव डेवलप हो, वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, उनको अच्छे से रिसोर्सेज मिल सके। देखो दोनों के बैकग्राउंड्स अलग थी, दोनों की सोच क्या थी, यही बोलते हैं बैकग्राउंड्स अलग होने से सोच अलग हो जाती है। अब देखना, डेवलपमेंट गोल फॉर अ फार्मर माइट बी इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर एन अनएम्प्लॉयड यूथ, इट मे बी मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक फार्मर के लिए क्या ही डेवलपमेंट गोल होगा कि उसकी जो खेती बाड़ी है भाई वो अच्छे से चले, है ना, उसको इरिगेशन सही से चले, बाढ़ ना आ जाए, ज़्यादा सूखा ना पड़ जाए, उसको ये सब देखना चाहिए। और एक बेरोजगार आदमी क्या चाहेगा कि उसको एक जॉब मिल जाए, यही तो है डेवलपमेंट गोल्स। अब देखना इसका आंसर हो गया, बस इतना सा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी अ गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स रिगार्डिंग देयर इनकम। जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं, जो बेचारे दूसरे की ज़मीनों पे काम करते हैं, उनके क्या होंगे, उनके क्या गोल्स होंगे, तो उनके गोल्स देखना, डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर आर मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। भाई उनको ज़्यादा दिन काम मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा अच्छी इनकम मिल जाए, उन्हें और क्या ही चाहिए। अब देखना लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन होगा, व्हाट मे बी अ गोल ऑफ प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब। भाई ज़्यादातर खेती उधर ही साइड में होती है, पंजाब में आप देखोगे तो आपको सन ऑफ सरदार जब आपने मूवी देखी होगी उसमें भी आपको खेत ही खेत दिखाए गए होंगे। वहाँ के लोग खेती बहुत करते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, मक्खन मार के खाना यही सब। तो वहाँ पे जो प्रॉस्परस फार्मर है उसके क्या गोल्स होंगे, तो प्रॉस्परस फार्मर के गोल्स होंगे कैन एस्पायर फॉर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। भाई उसका वही सोचेगा ना कि जिससे उसकी ज़िंदगी चल रही है खेती बाड़ी से, अच्छी खासी इरिगेशन हो। As a development goal, they can look forward to sending their children to better schools. They would also look for better yielding crop varieties. वो तो यही चाहेंगे भाई हमारा खेती अच्छे से हो जाए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हम क्रॉप पैदा कर सके, ठीक है, अनाज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पैदा करेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे उस क्रॉप के बदले में। तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। व्हाट मे बी डेवलपमेंट गोल फॉर ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अगर कोई शहर में बेरोजगार लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो उसके क्या गोल्स होंगे, टू गेट एम्प्लॉयड विद गुड सैलरी पैकेज। भाई वही चाहेगा ना कि हमें कम से कम 7-8 लाख पर एनम की सैलरी वाला जॉब मिल जाए। पर एनम की सैलरी का मतलब LPA देखते होगे ना आप, इतना पर एनम, PA इसका मतलब होता है सालाना कितनी सैलरी है आपकी। वो ये चाहेंगे ना कि हमको इतनी अच्छी पैकेजेस में 40 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, एकदम बैंक में जॉब लग जाए, अच्छे से हमें SSC CGL क्लियर हो जाए, यही सब। एलोकेशन ऑफ जॉब एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस। और उसके जो क्वालिफिकेशन से, भाई पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कंपटीशन बीट करोगे तो जॉब मिलेगा, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें जॉब मिल जाए, वो लोग यही चाहेंगे, उनका और कोई वो नहीं होता है। अनएम्प्लॉयड है भाई वो वही चाहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन सीरीज। आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरा पूरी तरह से यही उम्मीद थी कि मैं आपको हर एक वर्ड, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगी अगर आपने सपोर्ट किया तो इस चैनल पे। अभी तो मैंने नया चैनल खोला है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के ला सकूँ और आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में। तो इस सेशन को लाइक करके जाना ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना प्यारे बच्चों।